नमस्कार साथियों। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और नए टॉपिक में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं जिन टॉपिक्स से। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को मोस्टली कवर करूंगा ताकि इन टॉपिक्स से कोई क्वेश्चन आए तो तुमसे रह ना पाए। ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग वुडवर्थ ने 1919 में किया। और प्रश्नावली विधि को पर्सनल डाटा शीट भी कहा जाता है। प्रश्नावली विधि को वुडवर्थ ने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1919 में। ठीक है, याद रखना, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने प्रयोग करी सबसे पहले 1919 में। और पर्सनल डाटा शीट इसे नाम दिया जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियां करने जा रहे हैं। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां तो दो प्रकार की होती है। अप्रक्षेपी विधियां, जिन्हें अप्रक्षेपी, और दूसरी होती है प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, इंग्लिश में कहें तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स और प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव होते हैं प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स। और अप्रक्षेपण या निरप्रेक्षण भी कह देते हैं विधियां, ये होती है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया जाता है मोस्टली। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विधियाँ, इनमें से कौन से मेथड्स प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। इस तरीके से ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रक्षेपण में कौन कौन से हैं, प्रोजेक्टिव में कौन कौन से हैं, और अप्रक्षेपण नॉन प्रोजेक्टिव में कौन कौन से हैं। तो ये ध्यान से याद रहने चाहिए, याद रख। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए प्रोजेक्टिव मेथड्स। इनमें से किसी एक को याद कर लो, इनके सारे पार्ट्स को याद कर लो कि कौन कौन से इसमें परीक्षण होते हैं। दूसरा फिर अपने आप ही आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पुट किए जा रहे हैं कि इनमें से कौन सी विधियां, चार ऑप्शन दे देंगे। एक तो प्रक्षेपी दे देगा और बाकी अप्रक्षेपी वाली दे देगा, नॉन प्रोजेक्टिव। तो पूछेगा कि कौन सी इनमें से अप्रक्षेपी नहीं है या कौन सी इनमें से प्रक्षेपी है। इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि ये परीक्षण किसने दिया, इस तरीके से भी पूछ सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये याद होने चाहिए कि प्रोजेक्टिव में तो मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, प्रोजेक्टिव में होता है सबसे पहले रोडसा परीक्षण, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, जो मैंने कराया है, पेपर में आया हुआ था। ठीक है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण ये है। प्रसंगात्मक बोध है, जो जिसे टेट कहा जाता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। फिर बाल प्रसंगात्मक बोध होता है, ये कैट होता है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। और ये वाक्य या कहानी पूर्ति, ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। ठीक है, तो इन्हें याद कैसे रखोगे, देखो, चाहे पेपर टेट का हो, जो भी हम कंपटीशन का एग्जाम्स देते हैं, कैसे याद रखेंगे, चाहे पेपर टेट का हो या कैट का हो, टेट या कैट। ठीक है, पेपर में ना तो धब्बा लगना चाहिए, धब्बा ये है धब्बा वाला, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये धब्बा परीक्षण होता है रोडसा वाला। ठीक है, और देखो, टेट का हो या कैट का हो, ना तो पेपर में धब्बा लगना चाहिए और ना ही हमें सेंटेंस लिखना है, क्योंकि हमें फिल करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आराम से इन्हें याद कर पाओगे। ये चार परीक्षण है, इनको बस दिमाग में फिट कर लो कि ये प्रोजेक्टिव में है, प्रक्षेपी विधियों में है। ठीक है, तो टेट पेपर चाहे टेट का हो या कैट का हो, लेकिन पेपर में ना तो धब्बा लगना चाहिए फालतू का, मतलब कहीं पे गलत गोला नहीं भरना है, या मतलब कोई इंक नहीं फैलनी चाहिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ना ही कोई सेंटेंस लिखना होता है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मोस्टली उनमें गोले फिल करने पड़ते हैं, तो सेंटेंस तो लिखना पड़ता ही नहीं। इस तरीके से याद करो, टेट कैट धब्बा सेंटेंस। टेट, ना तो टेट के पेपर में कुछ लिखना, टेट का हो या कैट का हो, किसी तरीके का ना तो धब्बा लगना चाहिए और ना ही उसमें सेंटेंस लिखना होता है। इस तरीके से याद कर लो। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति। इस तरीके से प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव वाले याद हो जाएंगे। देखो भाई,
फिर प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव मेथड्स मैंने बता दिए, टैट, कैट, धब्बा, सेंटेंस। ना तो टैट के पेपर में, ना टैट के पेपर में, ना कैट के पेपर में, ना तो धब्बा लगना चाहिए, ना सेंटेंस में लिखना होता है। रोड सा परीक्षण को स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इस वजह से मैंने उसमें क्या लिखा है, धब्बा परीक्षण। ठीक है, टैट, कैट, धब्बा और सेंटेंस। सेंटेंस ये वाक्य पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण होता है। फिर तुम्हारे आ जाते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, अप्रक्षेपी विधियां। तो इनमें देखो, इन ये होती हैं 3 तरीके की। पहली होती है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, ये पहले नंबर पे होती है। इनमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं अप्रक्षेपी वालों के। ठीक है, दूसरे नंबर पे होती है व्यक्तिनिष्ठ, और तीसरे नंबर पे होती हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियां। ठीक है, ये भाई तुम्हें जब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाएगा कि कौन सी अप्रक्षेपी हैं, कौन सी प्रक्षेपी हैं, तो इस तरीके से तुम्हें फिर जब वो तुम्हें प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव वाली याद हो गई तो अपने आप ही क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आ जाएगा। अप्रक्षेपी में जो बच गई हैं वो सारी अप्रक्षेपी में ही होंगी, क्योंकि प्रक्षेपी में 4 ही तो हैं। 4 को ही सही तरीके से याद कर लो बस। ठीक है ना, जो मैंने बताया जिस तरीके से आराम से याद हो जाएगा। तो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में, सब्जेक्टिव मेथड्स में ये आएगा आत्मकथा, प्रश्नावली। और प्रश्नावली वुडवर्थ ने दी थी 1919 में, मैंने बताया तुम्हें। प्रश्नावली वुडवर्थ ने दी है 1919 में, जिसे पर्सनल डाटा शीट भी कहते हैं। जीवन वृत्त या व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि, ये है सब्जेक्टिव में। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव मेथड्स में। फिर ऑब्जेक्टिव में होते हैं निरीक्षण विधि, कर्म निर्धारण मापनी, समाज मिति। समाज मिति को याद रखना, JL मोरेनो ने दी है ये, JL मोरेनो ने। ठीक है, निष्पादन विधि और परिस्थिति परीक्षण, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स में। और तीसरी होती हैं साइको एनालिसिस मेथड्स, ये मुक्त स्वतंत्र शब्द साहचर्य और स्वपन विश्लेषण, ये हैं। ठीक है, इनको बस याद रख लो कि ये तो भाई तुम्हें किसी भी तरीके से माइंड में, इनमें से आत्मनिष्ठ वालों के देखो, मनोविश्लेषण वाले तो देखो मुक्त और स्वपन, इस तरीके से याद रख लेना। विश्लेषण आधा इसमें आ रहा है, देखो इसमें आधे कटे पिटे लेटर्स आ रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो विश्लेषण। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये तुम्हें याद हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर भी तुम्हें रखना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर कैसे करोगे, और इतने सारे क्या ट्रिक्स ही बनाए इनकी। तो ये याद कर रख लेना। आत्मनिरीक्षण, सब्जेक्टिव मेथड्स में ये है आत्मकथा, प्रश्नावली, जीवन वृत्त या व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि, ये तो सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये निरीक्षण, कर्मधारण मापनी, समाज मिति। समाज मिति का क्वेश्चन आता है, किसने समाज मिति विधि दी है? ठीक है, ये JL मोरेनो ने दी है। ठीक है, फिर मुक्त स्वतंत्र साहचर्य, और ये है स्वपन विश्लेषण। इस तरीके से यहाँ से इनको याद कर लेना, किसी भी तरीके से अपनी कोई भी ट्रिक अपने माइंड में बना के इनको याद कर लेना। या तो देखो ऐसे कर सकते हो, ये मुक्त, ये तो तुम्हें पता ही चल जाएंगे, मुक्त और स्वपन, ये तो साइको एनालिसिस में है। ठीक है, फिर तुम इनमें से एक याद कर लो, सब्जेक्टिव वाली याद कर लो, तो ये अब जो बची रह जाएंगे वो व्यक्तिनिष्ठ, इसमें वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, या इनको याद कर लो तो फिर ये बची रह जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी इनमें से एक याद कर लो। साइको एनालिसिस वाली तो तुम्हें वैसे याद है, मुक्त और स्वपन वाली तो साइको एनालिसिस में है। ठीक है, और चीज़ एक पॉइंट और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताना चाह रहा था वो ये है कि जो ये प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, प्रोजेक्टिव प्रक्षेपण विधियां जो होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें व्यक्ति के अचेतन मन को जानना होता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन को जानना होता है। ठीक है, व्यक्ति के अचेतन मन को जाना जाता है, और जो नॉन प्रोजेक्टिव है, अप्रक्षेपी हैं, उनमें चेतन मन को जाना जाता है। ठीक है, अचेतन मन को किस में जाना जाता है? प्रोजेक्टिव मेथड्स में, ये याद रखना, मैंने लिखा भी हुआ है। अचेतन मन को इसमें प्रोजेक्टिव में जाना जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और चेतन मन का किया जाता है नॉन प्रोजेक्टिव में, अप्रक्षेपी विधियों में। फिर देखो मैंने यहाँ पर दिया भी है प्रक्षेपी विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स में क्या है। प्रक्षेपण, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रोजेक्टिव। ठीक है, और इसमें सीधा दिया हुआ प्रक्षेपण विधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्ति के अचेतन मन को जानना, व्यक्ति के अचेतन मन को जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही यहाँ से। फिर हम प्रोजेक्टिव मेथड्स की बारे में इनको पढ़ेंगे, रोड सा स्याही धब्बा परीक्षण
और जो भी ये रहते हैं इनको सबको एक बार देखते हैं। जो भी मैंने तुम्हें परीक्षण कराए हैं प्रोजेक्टिव वाले याद कर लेना। प्रोजेक्टिव में मैंने तुम्हें टैट कैट धब्बा सेंटेंस इस तरीके से याद करने की विधि बताइए, ट्रिक बताइए। तो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसको रोडसा मसी लक्ष्य परीक्षण इस तरीके से, ये तो मैंने मोस्टली कभी देखा नहीं है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, हाँ ये जो है ये आता है ऐसे, ये बाकी ये वर्डिंग जो दी है ये कम आती है। इंक ब्लॉट टेस्ट, इसे शॉर्ट में कहते थे IBT। इंक, आई से इंक, बी से ब्लॉट और टी से टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इंक स्याही ब्लॉट धब्बा और ये परीक्षण। ठीक है, तो ये विधि दी है हरमन रोडसा ने। ठीक है, किसने दी है? हरमन रोडसा, ध्यान रखेंगे हरमन रोडसा। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड के थे। इजीली कैसे याद कर सकते हो? रोडसा देखो इसमें आया है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण इस तरीके से आता है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया, सीधा पता चलता है हरमन रोडसा। रोडसा इसमें आ रहा है, रोडसा इसमें आ रहा है, बस। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। और एक चीज़ और भाई, मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि इंक ब्लॉट टेस्ट, इसको IBT को, स्याही रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण को संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहते हैं। संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसका दूसरा नाम आ जाए ना तो संस्कृति मुक्त परीक्षण नाम भी दिया जाता है इसको, ये भी याद रखना। संस्कृति मुक्त परीक्षण भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट को, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? संस्कृति मुक्त परीक्षण। ठीक है, और इसमें 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल। और हाँ, 10 कार्ड के बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि ये परीक्षण कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। ये होता है 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए ये परीक्षण होता है। अब एक बार दोबारा से मैं रिपीट करा देता हूँ। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है IBT हरमन रोडसा ने दिया, स्विट्जरलैंड से 10 कार्ड यूज किए जाते हैं। संस्कृति मुक्त परीक्षण दूसरा नाम है इसका, और एज है 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए 10 कार्ड यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव मेथड्स को करा रहा हूँ। पहला IBT करा दिया मैंने, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोडसा हरमन रोडसा ने दिया, और स्विट्जरलैंड से 10 कार्ड होते हैं। 13 से कितने वर्ष के बच्चों के लिए बताया था? 13 से 19 या 16 बताया था। 13 से 19 या 16 जो भी है वो याद रख लेना, मैंने अभी पीछे करा दिया है। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये होता है टैट, TAT टैट, जिसको इंग्लिश में कहें तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT टैट। T से थीमेटिक, A से अपरसेप्शन और T से टैट टेस्ट। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये दिया किसने है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया HA मुर्रे। ज़्यादातर इस मुर्रे को याद रख लेना। ठीक है, 1935 में दिया गया। फिर क्या दिया हुआ है ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये इनके दूसरे नाम है, वैसे मोस्टली इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आया मैंने देखा कभी, कि प्रौढ़ बोध परीक्षण, अंतस्तेजनाभि परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, कक्षा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। तो ये तो देखो थोड़े से याद रख सकते हो, विषय आत्मबोधन परीक्षण और कक्षा प्रसंग परीक्षण। बाकी और ज़्यादा मोस्टली कुछ ऐसा आता मैंने देखा नहीं है। इसमें होते हैं 30 चित्र, 30 पिक्चर्स दी जाती हैं। 10 पुरुषों के लिए दी जाती हैं, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए। तो इस तरीके से जो कार्ड्स होते हैं 30 दिए जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कितने साल के बच्चों के लिए परीक्षण होता है? तो ये होता है जी 14 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। 14 से ऊपर, जितनी 14 से ऊपर एज के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए, 14 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, प्रासंगिक बोध परीक्षण दिया किसने है? मुर्रे ने। 30 कार्ड्स होते हैं, 1935 में मुर्रे ने दिया है, और 14 वर्ष से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए होता है, और ये प्रोजेक्टिव मेथड्स में है। भाई देखो इसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता है 30 का, लेकिन जो कार्ड्स होते हैं
वो 31 होते हैं, ये याद रखना। कार्ड्स कितने होते हैं? 31 कार्ड्स इसमें होते हैं, 31, ये याद रखना। ठीक है, चित्र 30 होते हैं, लेकिन कार्ड्स जो होते हैं वो 31 कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखना। 14 वर्ष से आयु के अधिक बच्चों के लिए होता है, 31 कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। मुर्रे ने दिया है 1935 में। तो नेक्स्ट है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। ठीक है, इसको बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण भी कहते हैं, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ये इंग्लिश में ज़्यादा याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना। कैट परीक्षण जो होता है, ठीक है, कैट परीक्षण प्रक्षेपी विधियों में प्रोजेक्टिव मेथड्स में है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, CAT कैट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये भाई परीक्षण दिया किसने है? तो ये दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। बस बेलक याद रख लेना, बेलक के द्वारा ये दिया गया है परीक्षण। ठीक है, बेलक ने तो इसे दिया है और 1948 में, ठीक है, 1948 में इसे दिया बेलक ने, लियोपोल्ड बेलक ने, बेलॉक भी बोल सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि ये कितनी साल से कितने साल के बच्चों के लिए? तो ये है 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। भाई अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लेना, 3 से 10 वर्ष के। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट कैट परीक्षण कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, किसने दिया है? ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे ही पूछ सकता है कौन सी ईयर में ये दिया था। और ये पूछा जाता है कि इसमें कार्ड्स कितने होते हैं। तो इसमें कार्ड्स का यूज़ किया जाता है तुम्हारा, ठीक है, 10 ही है। तो और इसमें कार्ड्स की संख्या 10 होती है। ठीक है, 10 कार्ड्स होते हैं। 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। देखो जब चिल्ड्रन आ गया तो बच्चे तो भाई 3 से 10 साल की एज का इसी राउंड फिगर में रहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे 3 से 10 कार्ड्स का यूज़ बेलक ने दिया है। और देखो बेलक को बाल से कैसे याद कर सकते हो? चिल्ड्रन बालक बाल। ठीक है, बेलक को वैसे पढ़ लो, बेलक से बालक बना लो ऐसे, बालक। ये बाल परीक्षण किसने दिया? बालक, बेलक। इस तरीके से याद हो जाएगा इजीली। 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए, जब आयु 3 से 10 है तो 10 ही कार्ड्स का यूज करा जा रहा है। 10 लास्ट में आ रहा है, 1948 में दिया। बस ईजी है, बहुत ईजी है। देखो बाल से ये बिल्कुल ईजी याद हो जाएगा। बाल से बालक होता है बाल, ठीक है, और ये बेलक को बालक ही बना दो। बेलक, बालक, बाल परीक्षण किसने दिया? ये बेलक ने। फिर नेक्स्ट है भाई तुम्हारा वाक्य पूर्ति। ये भी प्रोजेक्टिव में है, मैंने बताए थे तुम्हें। ठीक है, प्रोजेक्टिव में है। और याद कैसे करना? सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, SCT भी कहते हैं इसे, याद रखने ना भाई। SCT शॉर्ट में कहते हैं। S से सेंटेंस या स्टोरी, C से कंप्लीशन और T से टेस्ट। ठीक है, वाक्य पूर्ति इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। पाइन और टेंडलर के द्वारा ये 1930 में इसका परीक्षण का विकास किया गया। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, भारत में भी विश्वनाथ मुखर्जी ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया। ऐसे भी आ सकता है वैसे, पर इतना ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि इस तरीके से आए, लेकिन फिर भी याद रख लेना, थोड़ा सा पढ़ तो ले ही ना। और इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यही तो होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। या तो कोई फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता है, या सेंटेंस कोई अधूरा लिखा उसको पूरा करना होता है। ठीक है, फिर देखते हैं। देखो जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं उनमें कुछ अन्य विधियां और हैं। 4 तो मैंने तुम्हें वो बताए दिए थे, तो इनको बस इतना याद रख लेना कि शब्द साहचर्य भी प्रोजेक्टिव में ही आएगा। 1879 में गाल्टन ने दिया, बस इतना याद रखना। शब्द साहचर्य परीक्षण गाल्टन ने दिया 1879 में, शब्द साहचर्य परीक्षण, ये याद रखोगे। इस पे 5वां नंबर डाल लेना बेशक से। ये प्रक्षेपी में प्रोजेक्टिव मेथड्स। फिर इसमें दूसरे नंबर पे ये है तुम्हारा खेल और नाटक विधि, ये JL मोरेनो ने दी है। ठीक है, इतना याद रख। फिर तुम्हें याद रखना है कि चित्र नैराश्य विधि, ये प्रवर्तक रोजे नविंग, ये याद रखना बस। चित्र नैराश्य विधि रोजे नविंग। और ये चौथे नंबर पे ये है तुम्हारा अभिव्यक्ति परीक्षण विधि, ये मैकोवर ने दी है। अभिव्यक्ति परीक्षण विधि ये मैकोवर ने दी है। तो फिर यहीं से ही देखेंगे हम अप्रक्षेपी जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं। ठीक है, उनको भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
तो आत्मनिष्ठ में मैंने तुम्हें बताया आत्मकथा लेखन होता है, प्रश्नावली, व्यक्ति, इतिहास और साक्षात्कार। तो बस इनके ये देखेंगे किसने दी है और क्या। सबसे पहले देखते हैं आत्मकथा लेखन विधि या अंतर्दर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि, इसका नाम है ये, ठीक है। आत्मकथा ये प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स में है और आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आत्मकथा लेखन विधि या आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन, ये याद होना चाहिए कि ये प्राचीनतम विधि है। एक क्वेश्चन आया था पुराने स्टेट में, तो ये पूछा था कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये कौन सी विधि होगी, आत्मनिरीक्षण विधि भी कहेंगे, आत्मकथा लेखन या अंतर्दर्शन, और ठीक है यही क्वेश्चन आया था। इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया, लेकिन इसके जन्मदाता विलियम वुंट और टिचनर को माना जाता है। फिर दूसरे नंबर पे प्रश्नावली विधि या परिसूची विधि, जिसको औपचारिक व लिखित रूप, ये विधि साक्षात्कार का औपचारिक का लिखित रूप है प्रश्नावली, ठीक है। और कागज पेंसिल विधि भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो आदि जनक है वो सुकरात है, ठीक है। और जन्मदाता कौन है, वुडवर्थ। प्रश्नावली का मैंने तुम्हें सबसे पहले ही बताया था, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा दी गई और इस विधि का आदि जनक पूछें तो सुकरात है, ठीक है। फिर तुम्हारा तीसरा नंबर पर आता है जीवन वृत्त विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि। ये किसके द्वारा दी गई है, टाइडमैन के द्वारा दी गई है, टाइडमैन, ठीक है, टाइडमैन, बस इतना याद रखना और इसमें से कुछ ज़्यादा जरूर। देखो भाई ध्यान से, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, एक बताया था निदान, निदानात्मक परीक्षण, इस तरीके से निदान, तो इसका मतलब पता होना चाहिए, निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है। निदानात्मक का मतलब क्या होता है, समस्या के कारणों को जानना होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि बच्चे किसी पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में तो होशियार है लेकिन वो किसी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, चीज़ों को कर नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सबसे पहले उसका निदान करना पड़ेगा, उसके कारणों को जानना पड़ेगा, भाई समस्या के क्या कारण है, क्या क्या दिक्कत आ रही है उसे जो वो नहीं कर रहा होशियार होने के बाद भी। फिर उन समस्याओं के कारणों को दूर करना है, तो जो समस्या आ रही है ना उनको दूर करना, ये उपचार कहलाता है, ठीक है। और जो जीवन वृत्त विधि है यह निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर वस्तुनिष्ठ विधियों को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स को। तो सबसे पहले इसमें निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि, ठीक है। इसका जनक माना जाता है जेबी वॉटसन को, भाई जेबी वॉटसन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की क्रियाओं का अध्ययन करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है, और इस विधि का जनक जो माना जाता है जेबी वॉटसन को माना जाता है, ये तो याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि किसके द्वारा दी गई है, और वस्तुनिष्ठ विधियों। फिर दूसरे नंबर पे है तुम्हारा निर्धारण, कर्म निर्धारण में आपने रेटिंग स्केल, इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया तरीके से याद हो पाएगा, ठीक है। निरीक्षण वाला ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, और ये निर्धारण वगैरह इसे याद रखोगे तो इससे बढ़िया एक वर्ड ये याद रखो, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल सबसे ये किसने दिया है, प्रवर्तक कौन है इसका, लिंकार्ट और थर्स्टन है, ये याद रखना, ठीक है। और इस विधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था फैक्नर ने। और एक चीज़ और याद रखना कि गाल्टन को जो रेटिंग स्केल का प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। फिर इसमें हम देखते हैं समाजमिति विधि, जो सोशल ग्राम मेथड है, ये जे.एल. मोरेनो ने दिया है 1934 में, और इसमें बालकों के सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही जे.एल. मोरेनो ने ये दी है समाजमिति विधि। फिर दिया है निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, ये हॉटसॉर्न ने दिया है, वह मेन है, ठीक है। इसमें क्या है, ईमानदारी के गुण मापने हेतु किया जाता है, ईमानदारी के गुण मापने के लिए किया जाता है इसका यूज, और ये बाद में तुम्हारा परिस्थिति परीक्षण है, ये ज़्यादा कोई इतना नहीं। फिर नॉन प्रोजेक्टिव की तीसरा टाइप है मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, जिनको प्रोजेक्टिव मेथड्स में काउंट किया जाता है। तो ये है पहला मुक्त साचर्य परीक्षण, इसका जो प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्रायड है, मुक्त साचर्य परीक्षण, ठीक है, सिगमंड फ्रायड है इसका, बस इतना ही याद रखना इसमें से, ठीक है। और दूसरा है ये तुम्हारा स्वपन विश्लेषण विधि, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, मैंने तुम्हें सारे वो बता दिए हैं किस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाता है, कैसे हमें याद करना है, और इसके मैं क्वेश्चंस तुम्हें कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो भी हम कराएंगे ज़रूर। और एक चीज़ और मैं इसमें से तुम्हें बता देता हूँ इसी चैप्टर से, कि क्वेश्चन आता है ऑडिपस, ठीक है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आता है ऑडीपस। ये क्या होता है? ऑडीपस होता है लड़कों में अपनी माता से अधिक प्रेम करने की जो स्थिति होती है, या जो भी कुछ सिचुएशन हो, उसको ऑडीपस नामक ग्रंथि ऐसे कहते हैं। ठीक है, लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, वो तो होता है ऑडीपस। और मैंने तुम्हें कनेक्ट करके भी बताया था कि ऑडी बच्चा अपनी माँ के लिए लेके आना चाहता है, माँ, वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए, ताकि उसकी माँ खुश रहे। ठीक है, कि उसका बच्चा उसके लिए ऑडी लेकर आया है, लड़का। ठीक है, लड़का तो ऑडी लेने की सोचेगा ही सोचेगा। लड़कियां भी सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमें तो कनेक्ट करना है, हमें फैक्ट पे नहीं जाना उस पर। फिर है लड़कियों में अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम होता है। लड़की अपने पिता को प्रेम करती है बहुत ज़्यादा, मतलब लगाव होता है अपने पिता से, तो वो होता है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि विद्यमान होती है, जिसके कारण ये होता है। और लड़के में होती है ऑडीपस। इलेक्ट्रा होती है किसमें? लड़की में, अपने पिता के लिए। और लास्ट वन इज, फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो 3 संरचनाएं जो बताई हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या बताई हैं, कैसे कैसे बताई हैं, इनको और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इदम। ठीक है, इदम इच्छाओं की जननी कहा जाता है इदम को। ठीक है, उसके बाद ये सर्कल वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो स्क्वायर वाला है सबसे पहले, ये तो है क्या? इदम। इदम वाला एरिया, ये वाला जो बचा है। ठीक है, फिर ये सर्कल है, और सर्कल के जो ये वाला एरिया जो है, ये होता है उचित अनुचित या अहम, ईगो। इसमें उचित अनुचित को ज़्यादा ध्यान रखना। और ये जो ट्राइंगल है अंदर, ये होता है परम अहम, सुपर ईगो, जिसमें नैतिकता और आदर्श होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नैतिकता और आदर्श कौन सी उसमें मतलब होता है, तो ये सुपर ईगो, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो ये याद रखना। और इदम को एक चीज़ और याद रखना, इदम जो होती है, इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इदम को, इसको इदम को सुखवादी भी कहा जाता है। और इदम ये होती है जन्मजात होती है, ये जन्मजात होती है इदम। ठीक है, और बचपन में इदम ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया, इच्छाओं की जननी कहा जाता है इसे। बस इतना ही है। फिर दूसरे नंबर, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अहम। अहम में क्या होता है? आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। ठीक है, अहम आंशिक रूप से तो चेतन में कार्य करता है, चेतन और अचेतन दोनों में मिक्स काम करता है ये अहम। चेतन कुछ पार्ट चेतन मन से और कुछ अचेतन मन से, इस तरीके से। और लास्ट वन इज, लास्ट में है सबसे लास्ट जो है तुम्हारा ये ट्राइंगल वाला पोर्शन। ये ट्राइंगल वाला पोर्शन होता है तुम्हारा अहम। ठीक है, अहम जिसको सुपर ईगो कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में है कि मानसिक स्थिति इसमें प्रबल हो, कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित किया जा सके, और इस विशिष्ट मनो शारीरिक स्थिति को परम अहम कहा जाता है। ठीक है, परम अहम का विकास सबसे देर में होता है, सबसे लास्ट में होता है, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि ये सबसे लास्ट की एज ही हो गई। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये है कि ये इसमें लिखा है नैतिकता और आदर्शवादी। नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे आदर्शवादी। ठीक है, आदर्श और नैतिकता इसमें होती है। जब बाद में जब ये स्टेज आती है तो नैतिकता और आदर्शपन तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है उसमें नैतिकता और ये आदर्श वाली चीज़ें तो आ ही जाती हैं, बच्चे इतना नहीं सीख पाते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नई क्लास, नई वीडियोस, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरीके से। ठीक है साथियों, एक चीज़ और मैं लास्ट बता देता हूँ, बस एक लास्ट और देख लेते हैं कि देखो, जो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में जान लेते हैं। चेतन क्या होता है? मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, जो 1/10 होती है। ठीक है, ठीक है, 10वां भाग होता है मस्तिष्क की जागृत अवस्था। फिर अर्धचेतन होता है, कुछ तो उसमें चेतन होता है, कुछ अचेतन के बीच की अवस्था, चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था। ठीक है, और अचेतन होता है कि दमित इच्छाओं का भंडार, ये 9/10 भाग होता है। ठीक है, तो ये और याद रख लेना बस।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी तरीके से। आगे नए नए टॉपिक्स जो पेपर्स में आए हैं उन्हीं को मैं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।